नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पुराने वर्षों की करंट अफेयर्स पर गहन चर्चा करेंगे। संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम, रिपोर्ट एवं सूचकांक सहित। संवैधानिक एवं प्रशासनिक, जिसमें पहला है कृष्णा अधिकरण पर तेलंगाना की अपील खारिज। ये चर्चा में क्यों है? कृष्णा अधिकरण पर तेलंगाना सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील को 9 जनवरी 2017 को खारिज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तेलंगाना ने कृष्णा जल विवाद अधिकरण के एक फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। तेलंगाना सरकार ने कृष्णा जल बंटवारे को लेकर न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार ने अधिकरण के फैसले को चुनौती दी थी। राज्य पुनर्गठन कानून की धारा 89A के तहत परियोजनाओं के आवंटन और जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों को एक समान अधिकार देते हुए ब्रजेश कुमार अधिकरण ने फैसला सुनाया था। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? कृष्णा जल विवाद अधिकरण KWDT, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रीटी को अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण अधिनियम 1956 के तहत 10 अप्रैल 1969 को गठित किया गया था। इस गठित किए गए कृष्णा जल विवाद अधिकरण को KWDT 1, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रीटी 1 नाम दिया गया। कृष्णा अधिकरण 2 न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में गठित किया गया था। न्यायमूर्ति DK सेठ और न्यायमूर्ति SP श्रीवास्तव इस अधिकरण के अन्य सदस्य थे। वर्ष 2010 के अंत में दक्षिण भारत में जल बंटवारे के मुद्दे पर गठित दूसरे कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने अपना फैसला सुनाते हुए आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक 1001 अरब घन फुट TMC, कर्नाटक को 911 TMC फुट और महाराष्ट्र को 666 TMC फुट जल देने का निर्देश दिया था। प्रमुख बिंदु: गौरतलब है कि कृष्णा जल बंटवारे पर पहले बने बछावत अधिकरण के फैसले में आंध्र प्रदेश का हिस्सा 811 TMC फुट था, जो नए फैसले में बढ़कर 1001 TMC फुट हो गया। आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त जल का 47% भी मिलेगा। तुंगभद्रा उपतटीय क्षेत्र में कर्नाटक का हिस्सा 360 TMC फुट कर दिया गया है, लेकिन परियोजना सुविधाओं के लिए राज्य 320 TMC फुट से ज़्यादा जल उपयोग नहीं कर सकता। चुनाव में धर्म का उपयोग करने पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक। दूसरा टॉपिक है चुनाव में धर्म का उपयोग करने पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक। चर्चा में क्यों है ये? सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जनवरी 2017 को चुनावों में जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय विशेष के नाम पर वोट मांगने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। फैसले की विस्तृत व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि भगवान और मनुष्य का संबंध उसका व्यक्तिगत संबंध है। ऐसे में इसका इस्तेमाल चुनावों में नहीं किया जा सकता है। प्रमुख बिंदु: 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के इस्तेमाल पर दिशा निर्देश तय किए। धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या मतदाताओं से मतदान नहीं करने के लिए कहना भ्रष्ट तरीका है या नहीं, इससे संबंधित चुनावी कानून के प्रावधान के दायरे पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2016 को सुरक्षित रख लिया था। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके चुनावी एजेंट द्वारा किसी व्यक्ति के धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर उसे वोट करने या वोट नहीं करने के लिए अपील करना या किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए या प्रभावित करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना भ्रष्ट तरीका माना जाएगा। अध्यादेशों को दोबारा जारी करना संविधान के अनुरूप नहीं है। चर्चा में क्यों है? तीसरा टॉपिक है अध्यादेशों को दोबारा जारी करना संविधान के अनुरूप नहीं है। ये आखिर चर्चा में क्यों है? केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक ही अध्यादेश को बार बार जारी करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
किसी भी अध्यादेश को दोबारा जारी करना संविधान से धोखा है। संविधान पीठ की ओर से 6-1 बहुमत वाले इस फैसले को न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनाया। इसमें कहा गया कि अध्यादेश को कानून बनाने के लिए विधेयक के रूप में संसद या विधानसभा में पेश नहीं किया जाना संविधान का घोर उल्लंघन है। प्रमुख बिंदु, न्यायालय ने इसको लेकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के संतुष्ट होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अध्यादेश लागू करने को लेकर राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं है। इसी क्रम में 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यादेश समाप्त होने या दोबारा जारी होने पर इसके लाभार्थियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ध्यातव्य है कि संविधान पीठ द्वारा यह फैसला बिहार में अध्यादेश के जरिए शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में सुनाया गया है। पूर्व में अध्यादेश को 4 बार जारी किया गया था, लेकिन बाद की सरकार ने उस अध्यादेश को जारी रखने से इनकार कर दिया। इससे अध्यादेश के आधार पर भर्ती शिक्षकों की नियुक्ति खत्म हो गई। सर्वोच्च न्यायालय में सामाजिक न्यायपीठ की पुनः स्थापना। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय में सामाजिक न्यायपीठ की पुनः स्थापना। ये चर्चा में क्यों है? देश के मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर ने पद संभालने के कुछ समय बाद ही सर्वोच्च न्यायालयी व्यवस्था में कुछ बदलाव किए। अब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को 10 अलग अलग तरह के सूचीबद्ध मामलों में सुनवाई होगी। इसके अलावा सामाजिक पीठ को फिर से शुरू किया गया है। प्रमुख बिंदु, गौरतलब है कि विशेष सामाजिक न्यायपीठ स्पेशल सोशल जस्टिस बेंच तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश H.L. दत्तू ने पहली बार 2014 में गठित की थी। इसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश T.S. ठाकुर ने खत्म कर दिया था। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय से संबंधित मामलों के दायरे में पड़ा अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार को सूखा प्रभावित इलाके में रहने वाले के लिए मुहैया कराने, खाद्यान्न के सार्वजनिक वितरण के लिए नई योजना तैयार करना इत्यादि पर सामाजिक पीठ सोशल जस्टिस बेंच द्वारा कार्य किया जाता है। अगला टॉपिक है पशु क्रूरता निवारण पालतू पशु की दुकान नियम 2016। ये चर्चा में क्यों है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पशु क्रूरता, पालतू पशु की दुकान प्रजनन और विपणन निवारण अधिनियम 2016 की प्रारूप अधिसूचना पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रमुख बिंदु हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास जानवरों पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा रोकने के लिए और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए पशु क्रूरता निवारण PCA अधिनियम 1960 लागू करने का अधिकार है। उद्देश्य क्या था इसका? इन नियमों का उद्देश्य पालतू पशुओं की दुकानों को जवाबदेह बनाना और इन दुकानों में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना है। प्रस्तावित नियम इस प्रकार है। प्रत्येक पालतू पशु दुकान के मालिक को अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पशु कल्याण बोर्ड में खुद को पंजीकृत कराना होगा। राज्य बोर्ड एक वेटनरी प्रैक्टिशनर और पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी के एक प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के बाद ही दुकान पंजीकृत हो पाएगी। इस नियम में दुकान में पक्षियों, बिल्लियों, कुत्तों, खरगोश, गिनी पिग, हैमस्टर, चूहों के लिए स्थान को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा इसमें बुनियादी सुविधाओं, बिजली, बैकअप, सामान्य देखभाल, पशु चिकित्सा देखभाल और पशुओं के रखरखाव के लिए अन्य आवश्यकताओं को भी परिभाषित किया गया है। पशुओं की दुकान में उनकी बिक्री, उनकी मृत्यु, उनकी बीमार होने का पूरा रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य बनाया गया है। प्रत्येक पालतू पशु की दुकान के मालिक को पिछले वर्ष के दौरान पशुओं की खरीद, बिक्री व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का ब्यौरा और राज्य बोर्ड द्वारा पूछे गए अहम जानकारी को पूरी सालाना रिपोर्ट के रूप में जमा करना होगा या कराना होगा। नियमों का उल्लंघन, प्रस्तावित नियमों के पूरा न होने पर दुकान का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही पशुओं को जब्त कर पशु कल्याण संगठन या फिर बोर्ड से मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र रेस्क्यू सेंटर को सौंप दिया जाएगा।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के लिए नए दिशा निर्देश जारी। चर्चा में क्यों है? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संदर्भ में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालयों और विभागों तथा आंतरिक शिकायत समितियों को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। प्रमुख दिशा निर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में संक्षिप्त निवारण में प्राप्त होने वाले और निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या भी शामिल होगी। मामले की जांच 30 दिनों में और किसी भी परिस्थिति में शिकायत मिलने पर तारीख के 90 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। मंत्रालयों और विभागों को शिकायतकर्ता के बारे में यह नज़र रखनी चाहिए कि ताकि उसे शिकायत करने के कारण किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जा सके। यदि शिकायतकर्ता को लगता है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसे अपना प्रतिवेदन सचिव या संगठन के प्रमुख को भेजने का विकल्प भी दिया गया है। संबंधित अधिकारी को उसकी शिकायत का 15 दिनों के भीतर निपटान करना आवश्यक हो जाएगा। सभी मंत्रालयों या विभागों को मासिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास भेजना आवश्यक होगा ताकि इस बारे में हुई प्रगति पर नज़र रखी जा सके। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 लागू। चर्चा में क्यों? दिसंबर 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे कानून के रूप में लागू किया गया। अधिनियम के मुख्य प्रावधान: इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा। नए अधिनियम में दिव्यांगता को 21 श्रेणियों में बांटा गया है, जबकि 1995 के अधिनियम में दिव्यांगता को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। पृष्ठभूमि: दिव्यांगों को अधिकार प्रदान करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा 1995 के दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता को लागू करके किया गया था। भारत के नए दिव्यांग अधिकार अधिनियम में संयुक्त राष्ट्र के समझौते को स्वीकार किया गया है। भारत सरकार ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की है। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में इंचियोन कार्यनीति को स्थान दिया जा रहा है। इंचियोन कार्यनीति को दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय अंतर सरकारी बैठक में मंत्रालयीय उद्घोषणा और एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को साकार करने हेतु अपनाया गया है, जिसे विश्व समुदाय ने काफ़ी सराहा है। इंचियोन कार्यनीति में 10 उद्देश्य, 27 लक्ष्य और 62 संकेतक हैं। नए अधिनियम में दृष्टिहीन, कम दिखाई देना या कुष्ठ पीड़ित, बाधिर, चलने में असमर्थ, मानसिक रूप से अस्वस्थ इत्यादि के साथ ही सेरिब्रल पॉल्सी, हेमोफीलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटिज्म और थैलीसीमिया को शामिल किया गया है। संशोधन समिति की सिफारिश के आधार पर एसिड अटैक पीड़ित और पार्किंसन पीड़ितों को भी इसमें शामिल किया गया है। नए अधिनियम में 40% से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को नौकरी, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। सरकारी व निजी संस्थान अपनी इमारतों, सरकारी बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे इत्यादि का निर्माण दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखकर तैयार करेंगे। दिव्यांगों से भेदभाव पर अब 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा और 10,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की सिफारिशें। चर्चा में क्यों? चुनाव आयोग ने दिसंबर 2016 में चुनाव सुधार प्रक्रिया हेतु कानून एवं न्याय मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भेजी। प्रमुख सिफारिशें: भारतीय चुनाव व्यवस्था में एक उम्मीदवार को एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़ने की छूट है।
किंतु नई सिफारिशों में इसे समाप्त करने की भी बात की गई है। उल्लेखनीय है कि 1996 से पूर्व उम्मीदवार कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था। आयोग ने कहा कि सरकार 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के प्रावधान को बनाए रखना चाहती है, तो उपचुनाव का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार पर डाली जाए। विधानसभा तथा विधान परिषद के उपचुनाव के मामले में राशि 5 लाख रुपए और लोकसभा उपचुनाव के मामले में 10 लाख रुपए होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रत्याशी का सीट छोड़ना मतदाताओं के साथ अन्याय जैसा है। सिफारिशों में चुनाव आयोग ने वर्ष 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का भी संदर्भ लिया है, जिसमें सरकारी बंगले, टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल ना भरने वालों को चुनाव लड़ने से रोके जाने को कहा था। इसके अलावा विगत वर्षों में इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट व संविधान समीक्षा समिति ने चुनाव सुधारों की सिफारिशें की हैं। भारतीय संविधान से बाहर नहीं जम्मू कश्मीर, सर्वोच्च न्यायालय चर्चा में क्यों? 16 दिसंबर 2016 को दिए गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के बाहर जम्मू कश्मीर को कोई भी शक्ति नहीं दी जा सकती है। प्रमुख बिंदु: सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के एक फैसले पर की है, जिसमें उसने कहा था कि संसद के बनाए गए फैसले मान्य नहीं होंगे यदि वे राज्य के बनाए कानूनों से असंगत हैं। न्यायाधीश कुरियन जोसेफ और आर नरीमन की पीठ ने यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर के 1957 में लागू संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में की। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने संप्रभुता का जिस तरीके से उल्लेख किया है वह परेशान करने वाली बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर का नागरिक सबसे पहले फर्स्ट एंड फोरमोस्ट भारतीय नागरिक है। बच्चों को तंबाकू या ड्रग्स से बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश चर्चा में क्यों है? बच्चों को तंबाकू और ड्रग्स से बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2016 में एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनाने का आदेश दिया। प्रमुख बिंदु: भारत में कई रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चों में तंबाकू सेवन व ड्रग्स लेने की लत बढ़ रही है। यह भी पाया जाता है कि जब ये बच्चे ड्रग्स या अल्कोहल के आदी हो जाते हैं तब इन्हें ड्रग्स पेडलर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्लान नेशनल पॉलिसी ऑफ ड्रग्स डिमांड रिडक्शन 6 माह में बनाई जाए और 4 माह के अंतर्गत देश के स्कूलों में यह सर्वेक्षण के लिए भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों के विचार के लिए जा सके। राष्ट्रीय योजना तथा सर्वेक्षण के आधार पर सरकार को नीति बनाने का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। फैसला देते हुए मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में देश भर के स्कूली बच्चों में अल्कोहल, ड्रग्स तथा तंबाकू सेवन से संबंधित तथ्य जानने को कहा। पीठ ने कहा कि बच्चों के पाठ्यक्रम में अल्कोहल, ड्रग्स सेवन तथा नशा इत्यादि से दूर रहने के उपाय जोड़े जाएं। इसके बाद एक राष्ट्रीय आंकड़ा आधार बनाया जाए जिससे कि सभी स्कूलों की स्थिति को सुरक्षित रखा जा सके तथा सुधार प्रक्रिया पर कार्यनीति तैयार की जा सके। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुनाया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06 के अनुसार 15 से 18 साल की आयु के लगभग 12.5 करोड़ बच्चों में से लगभग 4 करोड़ बच्चे नशे की लत में पड़े हुए हैं। सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश चर्चा में क्यों है? 30 नवंबर 2016 को दिए गए एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के सिनेमाघरों में फीचर फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने और उसका पूर्ण सम्मान करने का आदेश दिया। प्रमुख बिंदु: सर्वोच्च न्यायालय में दायर यह एक याचिका में मांग की गई थी कि फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए और उसका पूरा सम्मान किया जाए। राष्ट्रगान बजाते समय सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य है। इस आदेश को 10 दिनों के भीतर पूरे देश में लागू करने का भी निर्देश दिया गया था।
जो कि प्रभाव में आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यावसायिक हेतु या नाटकीयता लाने हेतु राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पृष्ठभूमि: श्याम नारायण चौकसे नामक व्यक्ति ने 2003 में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। याचिका में यह कहा गया था कि एक बार राष्ट्रगान शुरू होकर पूरा बजाना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। राष्ट्रगान की धुन बदलकर भी बजाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने सन 2015 में यह गृह मंत्रालय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के दौरान उसके सम्मान में लोगों को खड़ा होने का आदेश देने के लिए कहा गया था। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि राष्ट्रगान बजाने से सिनेमाघरों को मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि लोग समय पर खड़े नहीं हो पाते, जिससे राष्ट्रगान का अपमान होता है।